बिटिया थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कुछ जिद्दी कुछ नकचड़ी हो गई है। जब वो हंसती है तो मन को मोह लेती है। घर के कोने कोने में उसकी महक होती है। कई बार उसके अजीब सवाल होते हैं। बस अब वो जादू की छड़ी हो गई है। मेरी बिटिया थोड़ी सी बड़ी हो गई। हेलो, सलाम, नमस्ते। जिंदगी में आपका स्वागत है। जिंदगी जिसके कई रंग, कई रूप, कई पहलू होते हैं। हर आदमी की जिंदगी के अपने अलग मायने होते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए ये कोशिश करेंगे कि आपको रूबरू कराएं जिंदगी के हर छुए अनछुए पहलुओं से, जिंदगी की हर धूप छांव से। आज का हमारा ये प्रोग्राम समर्पित है बिटिया यानी बेटी पर। बेटी जिसकी मुस्कान आज खतरे में है, बिटिया जिसका अल्लड़ बचपन आज खतरे में है, बिटिया जिसका फ्यूचर, जिसका भविष्य आज खतरे में है। और ये खतरा किसी बाहर के लोगों से नहीं है, ये खतरा हमारे खुद के करीबी लोगों से है। ये हमारे घर के लोग हो सकते हैं, घर का सर्वेंट हो सकता है, स्कूल के अध्यापक हो सकते हैं, स्कूल बस के ड्राइवर हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। जहां भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती हैं। आज हमें जरूरत है अपनी बेटी को उन नापाक नजरों से बचाने की, और इस मुहिम की शुरुआत करी है दिल्ली पुलिस ने। कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए वो इस उम्र में अपना और पराया कुछ नहीं जानते। उन्हें अच्छे या बुरे के बीच फर्क बहुत कम हो पाता है, और बच्चों की इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं वो वहशी दरिंदे जो उनके घर, स्कूल या आसपास मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है ऑपरेशन निर्भीक। इस मुहिम के जरिए दिल्ली पुलिस सभी स्कूलों में जाकर बच्चों से बात कर रही है, उन्हें शोषण के खिलाफ शिकायत का पाठ पढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस सभी स्कूलों में जाफराबाद के मदरसे की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है, स्कूली छात्राओं को इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बना रही है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहुंचकर बच्चों और बच्चियों को गुड टच और बैड टच का फर्क बता रही है। निर्भीक शो में हमारे को ये दिखाया गया था कि हमें किसी से डरना नहीं है, हमारे को अपनी आवाज़ उठानी है। अगर हमारे को कुछ बोला जाए, किसी लड़के ने हमें कुछ कहे तो, और हमारे को यहाँ पे एक निर्भीक पेटी भी लगा दी गई है, और SHO साहब ने हमें अपना नंबर भी दिया गया है। लड़कियों को अब डरना नहीं चाहिए, और पुलिस ने शिकायत बॉक्स लगा रखा है, जो भी हमें परेशानी हम उसमें लिख के डाल सकते हैं। अब वो जो सारी लड़कियाँ यहाँ पर जो बाहर से पढ़ना आती हैं, हम उनको सब बताते हैं, बता रखा है। इस मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस स्कूलों में शिकायत पेटी लगा रही है, जहां बच्चे अपने घर या आसपास होने वाले शोषण की सीधी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। हालांकि इस ऑपरेशन की शुरुआत का श्रेय ईस्टर्न रेंज के जॉइंट CP संजय बेनीवाल को जाता है, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, जिससे मदरसों में भी बच्चियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। इस कवायद को पुलिस ही नहीं बल्कि और उलेमा भी काफी कारगर बता रहे हैं। उलेमाओं का मानना है कि अगर देश के अंदर इस तरह के प्रयास होते रहेंगे तो मदरसों में तालीम पाने वाले बच्चे भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकेंगे और समाज का खुलकर सामना कर सकते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि बच्चियों को शारीरिक शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन सखी। लेकिन महीने भर में ही ढेरों शिकायतों के बाद इस मुहिम का नाम बदलकर ऑपरेशन निर्भीक रख दिया गया। स्कूलों में रखे ये लेटर बॉक्स उन मासूम बच्चों की खामोश जुबान के लिए एक मजबूत हौसला बन चुके हैं, जो अपने ही परिवार और जान पहचान वालों के जुल्म और बुरे इरादों का शिकार हो रहे हैं। साधना प्राइम न्यूज के साथ श्वेता कौशिक की रिपोर्ट। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। बिना कोई वक्त जाया करे, बिना कोई वक्त बर्बाद करे, मैं आप सबका परिचय कराना चाहता हूँ हमारे साथ जो यहाँ पर स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं उनसे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही उम्दा इंसान और बहुत ही आला अधिकारी जॉइंट सीपी संजय बेनीवाल जी, जिन्होंने ऑपरेशन निर्भीक की नींव रखी और उसे आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी वीनू बंसल जी, जिन्होंने ऑपरेशन निर्भीक को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही मजबूत स्तंभ साबित हुए और बहुत ही बड़ा योगदान उनका ऑपरेशन निर्भीक को आगे बढ़ाने में रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं समाज सेविका शबनम खान जी, सुजाता चौधरी जी जो कि एक प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टीचर्स और पेरेंट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप और आपकी दिल्ली पुलिस चोर उचक्कों को, बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ने का काम करती है। आपकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती है। इतनी व्यस्तता के बावजूद आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, चाहे न चाहे पुलिस समाज का एक अभिन्न अंग है और जो भी समाज में हो रहा होता है वो हम लोगों के सामने बहुत विदित होता है। जब हम लोग ये इस तरह के कई मुद्दे जब सामने आए और इनकी थोड़ा तह में जाने की हमने कोशिश करी तो ये पाया कि जो बच्चियां हैं हमारी या बच्चे हैं जिनके साथ ये अत्याचार होते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है समझना उनको कि वो समझते कि ऐसा तो होता ही होगा। तो ये बताने की बहुत आवश्यकता थी उन लोगों को कि ये गलत है और इसके गलत बताना नहीं, जब ये हो रहा हो तब उनको क्या करना है, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव उनको सशक्त करने की बहुत ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने और डिपार्टमेंट से भी बात की, तो ये फिर वहाँ से ये आइडिया हम लोगों का आगे शुरू हुआ था। जी संजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे इस बारे में कुछ करना है। हमारे साथ यहाँ पर डीसीपी बंसल जी मौजूद हैं, जिन्होंने ऑपरेशन निर्भीक को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। बंसल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ऑपरेशन निर्भीक को स्कूल में चलाते हैं? ऑपरेशन निर्भीक के तहत हम उन बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमारे समाज में उत्पीड़न का शिकार होते हैं, लेकिन उनके पास कोई फोरम नहीं होता उसको रिपोर्ट करने का। इसका एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि नॉर्मली बच्चों में पुलिस के प्रति एक बहुत बड़ा डर होता है, एक भय होता है कि उनके पास कि पुलिस पता नहीं उनकी बात सुनेगी या उनकी बात समझेगी या नहीं। तो यही दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ निर्भीक स्टार्ट किया गया था। निर्भीक ऑपरेशन के तहत हम स्कूल्स में जाते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव स्कूल में होता है बच्चों से बातचीत करना, उनको पुलिस के बारे में समझाना, उनको बताना कि किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, किस तरह से हम उनके मित्र की तरह उनके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल बंसल जी, प्रश्न यहाँ पर यही आता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मूडी होते हैं। उन्हें किसी बात के लिए कन्विंस करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये आपको बच्चों को समझाने का किस तरीके से काम करते हैं कि बच्चे आपकी बात को अच्छी तरह से समझें और उसे फॉलो करें? उसके लिए हमारे ऑफिसर्स स्कूल में जाते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, उनसे बातचीत होती है, उनसे पुलिस के बारे में उनके क्या विचार हैं उसके बारे में समझा जाता है। फिर हम सेफ और अनसेफ टच के डिस्कशन पे आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों से। उसके अलावा हमारे पास कुछ एनिमेशन मूवीज़ हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज़ हैं जिसमें सेफ़ और अनसेफ टच के बारे में समझाया गया है। हम वो दिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि अगर
वो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उससे कैसे निकल के बाहर आना है और कैसे पुलिस को रिपोर्ट करना है। उसके अलावा हमने वहां पर हर स्कूल में एक कंप्लेंट बॉक्स, निर्भीक कंप्लेंट बॉक्स लगा दिया है और बच्चों को बताया है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ उत्पीड़न फेस करते हैं तो उसमें एक रिटन कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो बंसल जी, क्या लगता है आपको कि अभी तक आपको कितनी कामयाबी मिली है इस आपके ऑपरेशन निर्भीक में, और किस तरीके की, क्योंकि अगर आप कोई भी नई मुहिम चलाते हैं तो उसमें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना अभी तक इसमें करना पड़ा है और अभी तक आपको कितनी कामयाबी इस ऑपरेशन में मिली है? मुझे नहीं लगता कि निर्भीक में हमें कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी, बल्कि बच्चों में बहुत उत्साह है, बच्चों में बहुत खुशी होती है जब पुलिस ऑफिसर्स जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। और इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और हम उन बच्चों की मदद भी कर पाए हैं। हमने अब तक 9 FIR रजिस्टर की हैं, रिटर्न हमारे पास 300-400 कंप्लेंट्स आ गई होंगी और वर्बल कंप्लेंट्स हज़ारों में आ गई हैं। हमारे लेडी ऑफिसर्स हर हफ्ते जाके स्कूल्स में बैठते हैं और वर्बल कंप्लेंट्स भी नोट डाउन करके आते हैं। और इस मुहिम के तहत हम बच्चों के करीब पहुंच के उनकी जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उसमें उसको उनसे निजात दिला पाते हैं। बिल्कुल बंसल जी, आपकी बातों से लग रहा है कि ऑपरेशन निर्भीक कामयाबी की ओर अग्रसर है पूरी तरह से। हमारे साथ यहाँ पर शबनम खान जी मौजूद हैं, जो कि एक मशहूर समाज सेविका हैं, महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। शबनम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन निर्भीक से आपको क्या लगता है कि बच्चियों को किस तरीके से फायदा होगा? देखिए मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस तरीके का कार्यक्रम बनाया। अगर आपके बनाए हुए कार्यक्रम को जो जिस शहर में और गांव तक आपकी पहुंच है, वो बच्चे जो देख पाते हैं, वो अवेयरनेस जो आप पहुंचा पाते हैं, उसके लिए आपका तो बिल्कुल मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। साथ में मैं जॉइंट सीपी बेनीवाल सर के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप और हम जब बलात्कार हो जाएंगे, जब घटनाएं घट जाएंगी, उसके बाद तो पुलिस की हम हमेशा बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं जहां अच्छे काम होते हैं, लेकिन एक जो समझ सबसे पहली बच्ची को हमें देनी है कि इससे पहले हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे, हमें कैसे सजग रहना है। ये जो एक पहल पुलिस ने की है और बेनीवाल सर ने इसकी पहल की, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं उनकी। ये बेहद जरूरी थी। आप और हम हमेशा कहते थे कि लड़कियां कहीं ना कहीं अपनी बात कहने में सक्षम नहीं होती हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए ताकत से आगे नहीं आ पाती हैं। तो दामनी के बाद आपने और हमने देखा, लेकिन वो एक बड़ी लड़कियों का तबका था जो अपनी आवाज थोड़ी बुलंद कर पाई और कहने की हिम्मत कर पाई। आज ये जो स्कूलों में मुहिम चलाई गई है, ये बेहद जरूरी है। आप और हमें कोई छेड़ने की कोशिश भर करे मोहसिन भाई, उससे पहले ही हमें ताकतवर होकर उसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। ये जानकारी, ये अवेयरनेस एक एक लड़की और लड़के को होना बेहद जरूरी है। तो मैं आपकी शबनम जी, आपको मुहिम और जॉइंट सीपी बेनीवाल सर की मुहिम को, निर्भीक को बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूंगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। मेरा अगला प्रश्न आपके इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप महिलाओं के लिए बहुत लंबे समय से काम करती रही हैं, तो आप दिल्ली पुलिस के साथ इसमें जुड़ना चाहेंगी, ताकि या आपकी कोई ऐसी प्लानिंग हो जिससे कि ऑपरेशन निर्भीक ज्यादा से ज्यादा बच्चियों तक पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सके? बिल्कुल, मैं काफी सालों से दिल्ली पुलिस के साथ ही मिलकर इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करती हूँ, लेकिन शायद मेरा किया हुआ थोड़ा छोटा था। आज जॉइंट सीपी बेनीवाल सर के साथ मिलकर जरूर मैं इसे बड़े तौर पर फैलाना चाहूंगी, और न सिर्फ दिल्ली, मुझे लगता है कि पूरे देश के एक एक हिस्से में इस तरीके की अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से बच्ची को दिमागी तौर पर ताकतवर बनाना बेहद जरूरी है, कि ना हम किसी से डरेंगे, और हमें अगर कोई छूने छेड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस भी हमारे साथ, जो एक मेरे ख्याल से बेनीवाल सर मेरे साथ जरूर इसमें हामी भरेंगे कि दिल्ली पुलिस से एक डर, एक खौफ विक्टिम को ज्यादा रहता है, अपराधी को कम। वो कमी करने का ये जो एक मुझे लगता है बड़ा हम सहयोग कर पाएंगे, ताकि विक्टिम शान के साथ जाकर कह सके कि दिल्ली पुलिस ने हमारा हाथ में हाथ पकड़ा, और हाँ, हमें वो न्याय दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ही हमारी पहल करी। तो ये मुझे लगता है कि एक ज्यादा अच्छी बात होगी, और कानून के प्रति जो हमारा एक नकारात्मक रवैया आता जा रहा था, उसमें भी एक सकारात्मकता आएगी।
संजय जी कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रश्न चिन्ह एक तरीके से आपके ऊपर भी लग रहा है। आपकी तरफ एक प्रश्न उछाला है शबनम जी ने कि दिल्ली पुलिस जो एक तरीके से जनता के बीच में एक छोटा सा डर भी है कि दिल्ली पुलिस इस बारे में कुछ सुनेगी या नहीं सुनेगी। हालांकि आपने उसका उत्तर ऑपरेशन निर्भीक के द्वारा दे दिया है, लेकिन क्योंकि शबनम जी ने यहाँ पर बात कही है तो हम आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। पुलिस का इमेज जैसा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपके इस चैनल को रियली सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है आपके माध्यम से जो भी बच्चे माँ बाप देख लें वो ये समझें कि आज बेजुबान को जुबान देने की ज़रूरत है। बच्चों को सशक्त करने की ज़रूरत है कि वे समझें कि कौन उनका अपना है और कौन उनका अहित चाह रहा है। ये आपके माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसके शबनम जी, आप जैसे लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए कि आप यदि पुलिस के पास आएंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका जो अधिकार है वो आपको नहीं दिलाया जाएगा। ये आपका, आई कैन एश्योर यू ऑन दैट। हमारे साथ यहाँ पर सुजाता चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि मदर्स मैरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। सुजाता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप स्कूल चलाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुई हैं, तो आपके साथ कभी इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा वाकया हुआ कि किसी बच्ची के साथ आपके स्कूल में ऐसी कोई चीज़ हुई हो, वो आपके सामने आई हो? और अगर आई तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल किया। अभी तक ऐसा कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी ये एक निरंतर कोशिश रहती है कि किस तरीके से हम अपने आप अलर्ट रहें। एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हम अलर्ट रहें कि क्या सोर्सेज हैं जहां से ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, और उसको हम इनिशियल स्टेप पर ही कर्ब कर दें ताकि कोई ऐसी घटना होने का चांस ना रहे। उसके बाद एज एन एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोगों को नियुक्ति पे रखते हैं, जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं स्कूल में, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या किस पद पे वो पहले काम कर रहे थे या जो भी है उनकी वेरिफिकेशन की जाए। तीसरी चीज़ है, एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव टू बी ओपन। जैसे कि अब ये ड्रॉप बॉक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम ड्रॉप बॉक्सेस स्कूल में रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब दिल्ली पुलिस ने भी ये इनिशिएटिव लिया, इसको एक मुहिम बना दिया है कि ऐसे हम अपने स्कूल में ड्रॉप बॉक्सेस रखते हैं जिसके अंदर अगर कोई बच्चा बाय चांस ऐसे किसी चीज़ से शिकार है तो वो उसके अंदर लिखकर हमें अपनी प्रॉब्लम को डाल सकता है। तो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स, जितने स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जो कि जैसे अभी हम मूवीज दिखा के। सुजाता जी, मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा अवेयरनेस करना, मेरे हिसाब से अवेयरनेस से ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश में कुछ इस तरीके की प्रथा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है पेरेंट्स में, टीचर्स में और बच्चों में। जो बच्चों के साथ हो रहा है वो आकर ओपनली टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से बता नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो गैप खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे आएँ और ओपनली अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से ये बात कह सके कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है और मुझे यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इसके लिए यह है कि पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, तभी तो वो आपको बताएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टीचर्स जो हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट होते हैं स्कूल में, तो उनके और जैसे आपने कहा उनके बीच में जो एक बच्चे को कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, और उसके लिए टीचर्स को एकदम एक, जैसे मैं कहूँगी, एक ईगल साइट रखने की ज़रूरत है, एक हॉक साइट, जिसमें कि वो एकदम देखे कि एकदम सेंसिटिव होना चाहिए कि इस बच्चे के बिहेवियर में अगर उसको ज़रा सा भी कहीं कुछ बदलाव दिखता है, विच इज़ अ क्लियर सिम्टम ऑफ समथिंग हैपनिंग टू द चाइल्ड, तो उसको एकदम पकड़ना चाहिए। टीचर को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि काउंसलर्स होने चाहिए स्कूल में जो कि इस बात के लिए बच्चों को पता हो कि मैं इस टीचर के पास जाके या इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके अपने मन की बात हम कह सकते हैं। प्लस सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज तो आपको जैसे कि चलती हैं स्कूलों में, हमें रेगुलरली रखना चाहिए, ताकि दो चीजें, पहला बच्चे को रियलाइजेशन की व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, और दूसरा कि अगर कभी कुछ उसके साथ ईश्वर ना करे कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्या करना है, सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल सुजाता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही
ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले जहां बच्चा जाकर बिना किसी डर के अपनी बात सामने रख सके और अपनी बात पूरी तरीके से बता सके। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं संध्या बजाज जी, जो कि एक वकील हैं और समाज सेविका हैं। संध्या जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, निर्भया कांड के बाद देश हरकत में आया, एक नया कानून बना है, उसके बावजूद आज भी यौन शोषण हो रहा है, इसके बारे में कानून क्या कहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो कहूंगी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए इस मुद्दे को बहुत तेजी से सुलझाने की जरूरत है। ये जो आपने प्राइम न्यूज ने ये मुद्दा लिया, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये बच्चों के साथ जो अब्यूज चल रहा है, माने निर्भया कांड के बाद आपने पूछा, बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन इसके साथ साथ उससे भी ज्यादा चेंज आया है जब हमने पॉक्सो लॉ बनाया है, कि जब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जब इस नाम से जो कानून बना है वो इतना कड़ा कानून है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी अपनी चिंता व्यक्त की है और सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि इससे भी कड़ा कानून बनाया जाए। उसे मद्देनजर रखते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि आज हमारे बच्चों की, हमारी महिलाओं की, गर्ल चाइल्ड की क्या स्थिति है हमारे समाज में, और ये इसको किस तरीके से, कितने प्यार से सुलझाने की जरूरत है। क्योंकि उसका कारण ये है कि पहले तो पेरेंट्स ही नहीं आगे आते थे। मैं आज खुश हुई ये देख के कि कुछ पेरेंट्स ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी बच्ची से रोज पूछते हैं कि आपके साथ आज दिन कैसा बीता, जो आप कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से आप अपने बच्चों को, उसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं। और यही जरूरत है, पहले इन्हीं चीजों ने रोक रखा था, और जिस तरीके से संवेदनशीलता पुलिस दिखा रही है, पुलिस जिस तरीके से अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ी है, जिसकी बरसों से बहुत मांग थी कि जागृति लाइए, संवेदनशीलता लाइए और हर मुद्दे को अपना मुद्दा मान के इतने अधिक तेजी से काम करिए कि, क्योंकि आज लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं कुछ, लेकिन उन लोगों में ये रोष रहता है और महसूस नहीं होता इस बात में कि आप किसी रक्षक को दे रहे हैं और वही भक्षक बन जाएगा। माने इस केस को अगर आप देखें तो माँ बाप कितने निश्चिंत हो जाते हैं एक अध्यापक को देके कि मेरा बच्चा बहुत सुरक्षित वातावरण में है। उसके बाद जो उनके साथ, बच्ची के साथ घटना हुई है और आज जिस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सेंसिटिव केस है ये, और इसी तरीके के सेंसिटिव केस अब आ रहे हैं हमारे बीच में, हमारे समाज में, और हम लोगों को बहुत तेजी से पुलिस, माता पिता का सहयोग, स्कूलों का सहयोग और ये जागरूकता आम पब्लिक में कि एक बार ऐसा कठोर दंड उनको मिले कि वो दूसरी बारी सोच नहीं पाए। ऑफेंडर जो है अगर एक बार वो छूट जाता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी एक वकील होने के नाते और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की पूर्व सदस्य होने के नाते, जिसमें हमने देखा कि ऑफेंडर अगर एक बार छूट जाता है तो वो 10 वैसे ही और क्राइम करता है। बिल्कुल संध्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं पूरी तरह से कि उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस तरीके के कांड हमारे देश में होते ही क्यों हैं? ये नौबती क्यों आती है कि इस तरीके की चीजें हमारे सामने आए? हम क्यों समय रहते उससे बचने का प्रिकॉशन क्यों नहीं ढूंढते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे बीच में पोर्नोग्राफी आ रही है, जिस तरीके से मोबाइल्स पे आज अवेलेबल हैं हर तरह की चीजें और कोई चेक्स नहीं है किसी भी तरह का, और वैसे वैसे सीन्स देख के, वो सब माहौल देख के लोगों को बहुत अच्छे से, माने टीवी में जब वो देखते हैं कि कुछ बच्चे तो इस तरीके से जी रहे हैं दुनिया में, और कुछ बच्चे जिनको भोजन भी मयसर नहीं है, वो इतने गरीब हैं और उन्हीं को टारगेट बनाते हैं। आज पहले मैं सुनती थी कि जब भी कोई रैंसम होता था, एक अमीर आदमी के बच्चे को चुराया जाता था, उठाया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। आज ये भी हो रहा है, मैं देख रही हूँ यूपी में तो बहुत बहुत अधिक हो रहा है। तो लेकिन साथ साथ एक गरीब के बच्चे को भी छोड़ा नहीं जा रहा, जहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा उनके अंग। उनके अंगों को वो बेचकर अपना जिस तरीके से कारोबार चला रहे हैं, उनको बहुत सेंसिटिविटी से लेने की जरूरत है। कैसे वो कॉलोनीज पे नजर रखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों पे नजर रखते हैं, हमारे जो समाज में फैला हुआ माफिया है वो कहां से चलता है, कैसे संगठित होता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते, वो तब होते हैं जब घटना घट चुकी होती है। घटना घटने से पहले संगठित हुई है, तब मैं चाहूंगी, तब उसके बाद में मैं देखूंगी कि हमारे समाज में कैसे नहीं रुकते ये अपराध। निश्चित तौर पर ये जो दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है उसे हम भी सलाम करते हैं और इसका पूरी तरह से क्रेडिट जाता है संजय बेनीवाल जी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वीनू बंसल जी जो यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे संजय जी इस पर टिप्पणी लेना चाहेंगे।
क्योंकि आपकी ये यहाँ बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपने इतना सराहनीय काम किया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, संध्या जी ने बहुत ही कोर इशू पे बात उठाई है कि इसमें सरकार, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चा जाता है कोई भी हो सकती है, और पेरेंट्स, ये तीन बहुत मुख्य धड़े हैं जिसमें कि बच्चे को महफूज रखने की जिम्मेवारी होती है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है, और सबसे ज़्यादा कम सजग वही लोग हैं। आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल वैन में जब भेजते हैं तो ये नहीं जानते कि ये ड्राइवर कौन है। वो 6 घंटे बैठ के मोबाइल फ़ोन पे जो देखता है, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरा बच्चा महफूज होगा। मैं कहीं पर भी अपने बच्चे को भेजने से पहले पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि वो कि क्या उसके साथ हो सकता है और उसकी प्रिवेंशन में क्या चीज़ें हैं। और सबसे दुख तब लगता है जब बच्चा कहता है कि मैंने अपनी माँ को बताने की कोशिश की या पिता को बताने की कोशिश की और उन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया। ये एक ऐसा इशू है जो कि किसी भी रूप से माफ़ नहीं किया जा सकता। हमें अपने बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक बच्चा बबली है, सडनली चुप क्यों हो गया, इस पे हमारे एंटीनास खड़े होने चाहिए। ये माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। उन बच्चे की को महफूज रखने में माँ बाप का सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, ये हमें समझना चाहिए। कोई कानून, कोई भी चीज़ ये नहीं इंश्योर कर सकती, ये हमें खुद एज अ सोसाइटियल बात कर ही चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुरंजन श्रीवास्तव जी, जो कि RWA के प्रेसिडेंट हैं, जिसकी एक सोसाइटी में अभी पिछले दिनों क्रैच में एक 6 साल की बच्ची के साथ उस क्रैच को चलाने वाली महिला के 70 साल के ससुर ने दुष्कर्म किया था। अनुजन, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक सोसाइटी है गार्डनिया स्क्वायर, वहाँ पे ये घटना घटी थी। वो हमें पता चला था इस सोसाइटी के बारे में, और इस घटना के बाद तो पूरी शमशार तो हुई थी क्रॉसिंग रिपब्लिक। और एक वहाँ के लोगों में जिनकी भी बेटियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत एक डर सा माहौल बन गया है। वहाँ पे क्या होता है, जनरली सोसाइटीज़, आजकल जो सोसाइटी अपार्टमेंट कल्चर है, तो लोग अपने बच्चों के सेफ के लिए अपने सोसाइटी के अंदर ही क्रच में बच्चों डालते हैं। तो जिस पेरेंट ने डाला था अपने बच्चों को, सोच के कि भाई हमारे सोसाइटी के अंदर है, वो सेफ रहेगा, पर वो क्रच जो चलाती थी उनके ससुर भी साथ में रहते थे, और उन्होंने ये पिछले 4-5 दिनों 10 दिनों से बच्चों के साथ कर रहे थे ये घटना, जो मॉलेस्टेशन वगैरह चल रहा था। और जब बच्चे ने अपने फादर को कंप्लेन किया, तब जाके ये घटना पता चली, और सब पूरे क्रॉसिंग में एक पूरे बड़े अजीब सा डर का माहौल बना हुआ था। बिल्कुल अनुरंजन जी, ये इसे सुनकर बहुत ही पीड़ा होती है कि हमारी सोसाइटी में जहां हम भरोसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है हमारे बच्चे वहां पर, वहां इस तरीके की घटना होती है, तो सुनकर बहुत दुख होता है। तो इससे आपने कोई सीख ली कि आगे इस तरीके की कोई परेशानी हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ना हो? देखिए, अभी जो हम लोग प्रिकॉशनल वहाँ ले रहे हैं मेजर, उसमें जितने भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे 25-30 सोसाइटीज़ हैं, सब में जितने क्रच चल रहे हैं, हमने वहाँ गाजियाबाद पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया, और खुद जितने सोसाइटीज़ RW हैं उनके सारे पदाधिकारी जा के सारे क्रच को चेक कर रहे हैं, उनके लाइसेंस चेक कर रहे हैं, और ये देख रहे कि आगे से ऐसे घटना ना घटे। लेकिन क्या होता है सर कि जब भी ये घटना घटती है उसके बाद ही हम लोग जागते हैं। पहले से हम ये चेक नहीं करते इसे लाइसेंस दिया गया नहीं दिया गया, वो कैसे चल रहा है, वो पहले चेक नहीं करते। जब घटना घटती है उसके बाद हम लोग सब कुछ हिलाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सीख लेने की ज़रूरत है, और हमें अपने बच्चों से भी बात करने की ज़रूरत है, और समय रहते प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है। ज़िंदगी के इस सफ़र में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ मौजूद टीचर्स से और कुछ अभिभावक से, जिनके बच्चों के ऊपर ये कहर बरप चुका है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहर उनके ऊपर बरपा है, उस कहर से निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद एक अजीब तरीके की मनोस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस मनोस्थिति से निकलने के लिए उन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को किस तरीके से बाहर निकाला, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद जिंदगी के इस सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी के इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी कितनी बच्चियों के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत हुई है। साल 2012 में दिल्ली में रेप के 756 मामले, साल 2013 में दिल्ली में रेप के 1636 मामले, 2014 में दिल्ली में रेप के 2069 मामले, 2015 में दिल्ली में रेप के 2166 मामले। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं रेप के मामले। रोजाना औसतन 5 से 6 रेप के केस। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 18.3% बढ़ोतरी। हर 3 घंटे में एक बच्चे का यौन शोषण। भारत में यौन शोषण के सबसे ज्यादा मामले। साल 2012 में यौन शोषण हिंसा से बचाने वाला कानून पास्को बनाया गया। नए कानून के तहत साल 2014 में 8,904 मामले दर्ज किए गए। साल 2015 में बढ़े यौन शोषण के 13,766 मामले। साल 2015 में 12 साल से नीचे के बच्चों के 26% मामले। 6 से 9 साल के 53% बच्चे यौन शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार। पारिवारिक स्थिति में 86% बच्चों का शारीरिक शोषण माता पिता ने किया। इस कानून के तहत महज 2.4% मामलों पर अमल हुआ। यौन शोषण के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में। हमारे इस ऑपरेशन निर्भीक के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने अपने बातें कही हैं। आइए हम जानते हैं कि किसने क्या कहा है। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और ये कारगर होगी और बच्चों को बहुत कुछ फायदा होगा। बच्चियां भी सराहेंगी इसको। जब बच्चों को पता लगेगा कितना फायदा हो रहा है तो वो और तारीफ करेंगी। और हर अच्छा काम तो अच्छा, चाहे पुलिस करे उसको, चाहे और कोई करे, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा है। कैमरा में हमने यहाँ लगवा रखा है, इसका भी बड़ा फायदा है। और वो कभी साबित करने वाले भी निडर होते थे कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। अब उन पर भी लड़ना बरामदाम होगा, यानी कब पाएंगे वो ऐसी बदमाशी करते हुए। नहीं, मैं तो उसको तारीफ करता हूँ कि बहुत अच्छा किया पुलिस ने, बहुत बढ़िया किया, सब जगह करना चाहिए। दिल्ली पुलिस तो लड़कियों को ट्रेन कर रही है और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो लड़की चाहे स्कूल की हो, चाहे मदरसे की हो, चाहे घर की हो, तो अगर दिल्ली पुलिस उनको बेदारी दे रही है तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। और लड़कियों को जो नई लोगों की जो मदद मिल रही है, सरकार की मदद मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम न्यूज़ ने जो जिस तरह से एक प्रोग्राम जिंदगी की एक शुरुआत अवेयरनेस के लिए की है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए जिस तरह की ये मुहिम शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे एक तमाम इसके माध्यम से लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। जिस तरह से स्कूलों में, मदरसों में, तमाम सब जगह इससे इस प्रोग्राम्स को ले जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा काम है। सरकार को भी साथ में आना चाहिए और तमाम लोगों को आना चाहिए और इसमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक पीड़ित परिवार मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उनके साथ क्या हुआ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ, आपके परिवार के साथ किस तरीके की हरकत हुई, क्या हुआ आपके साथ? हमारी बच्ची घर पर थी, टीवी देख रही थी। एक बच्ची इसके साथ में रोजाना खेलती थी, इसके लिए बाहर को ले गई बुला के, उसके साथ खेल रही थी। और खेलते खेलते उसके घर में से ही एक उसका चाचा हमारी लड़की को लेके चला गया। हमने पूरी कॉलोनी के अंदर पूछा और वो नहीं मिली। 2-3 बार हमने लाल बत्ती पे भी दिखवा लिया था, फिर भी नहीं मिली। जब 12 के बाद की ये बात है, ये लड़की को खींचता हुआ लेकर आ रहा था जब, और एक संग उल्टा सीधा देकर भाग गया। और उस टाइम हम फौरन आफत में थे अपनी। जब देखा तो बच्ची की हालत ज़्यादा गंभीर थी और
एक संग रोने धोना पड़ गया। वो हम जीरो पुश से हॉस्पिटल लेके से उल्टा सीधे हम भाग गए। वहाँ पर हमसे पूछा गया डॉक्टरों ने कि ये पुलिस केस है और आप 100 नंबर को कॉल करिए। तो हमने वहाँ पर जाके 100 नंबर को कॉल करके पुलिस आई हमारे पास वहाँ पर। फिर वहाँ पर उन्होंने पूछा जिस टाइम, तो हमने जो कुछ बात थी हमने सारी बात बता दी। सकाबत नाम का लड़का इसके लिए लेकर आया था और लेकर बुरी तरीके से छोड़ के भाग गया। तो हमारी लड़की ये एक चिल्लाने लगी, भूत भूत, ये मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। हमारी लड़की जो उस टाइम डर की वजह से सहम गई थी बिल्कुल, और वो भूत भूत कर रही थी। फिर पुलिस वालों ने हमसे कहते हैं वो SHO साहब ने हमसे जो कुछ पूछा, जो हमारे साथ में हुआ था, वो हमने उनके लिए बताया। आप अभी कुछ प्राइम न्यूज़ के माध्यम से कोई बात अपनी कहना चाहते हैं, कोई रखना चाहते हैं बात? बस जी, हमारी तो बस एक ही बात है, ये बेटी का इलाज अच्छी तरीके से हो जाए और ये ठीक हो जाए, और इसकी ज़िंदगी के बारे में जो भी कुछ हो वो अच्छा ही हो, इसके साथ में जो भी कुछ हो। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित की माताजी भी मौजूद हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं, हमसे अपना दर्द बयां करना चाहती है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। मैं चाहती थी मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरी बेटी खुल के जिए। तो मेरी बेटी खुल के जीती थी, खुल के हंसती थी, पूरे आंगन में खेलती फिरती थी। जिस दिन से उसके साथ ये हादसा हुआ है, जब से मेरी बच्ची ना बाहर निकलती है, घर में गुमसुम सी रहती है। बोलती है मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी, तो मेरे अंदर से स्मेल आती है। मम्मी बच्चे मुझसे दूर भागते हैं, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मना करती है स्कूल जाने से। तो कहती है, मम्मी कहती है बेटा स्कूल तो जाना बहुत ज़रूरी है। बोलती है नहीं मम्मी, मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता है क्योंकि मुझमें स्मेल आती है, मेरे पोटी की थैली बाहर निकलती है तो वो लीक हो जाती है। बच्चे कहते हैं बदबू आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची से वो भी ऐसी बने, इस तरह से बने कि जैसे कि वो भी एक देश की सेवा करे, और इसको कोई इस तरह से ना कह पाए कि ये कल की वही बच्ची है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, कि ये बच्ची ऐसी है, ये बच्ची वैसी है, ये कोई ना कह सके मेरी बच्ची। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस लायक बन जाए कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे, वो खुद अपने सहारा बने और दूसरों को भी सहारा दे। बस मैं इतना चाहती हूँ। और सबने, पुलिस वालों ने, सबने बहुत अच्छी सपोर्ट की मुझे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सीलमपुर थाना में भी ऐसे SHO हैं, ऐसे पुलिस वाले हैं और ऐसे DCP सर हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संजय जी, आपने अभी बातें सुनी, इस परिवार की दर्द महसूस किया, ये पीड़ा आप देख सकते हैं उनकी आंखों में, कितनी पीड़ा उनके अंदर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं इनको और सभी ऐसे पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहूँगा कि ना इस बच्ची ने कोई अपराध किया है, ना आपने किया है। तो आप कृपा करके ये जो भाव है ये छोड़ दीजिए। ये बच्चे का कोई कसूर नहीं है एंड इसको हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस संसार, हिंदुस्तान में कोई भी इस बच्चे को प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकता और नहीं रोकेगा, और कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप बअधिकार करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात ज़रूरी है कि हम ना तो बच्ची को दोषित माने, ना ही दूषित माने, ना ही बदबू वाली माने। बच्ची का कोई कसूर नहीं है, कसूर उस बदतमीज आदमी का है जिसने किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इस केस में तो मिली भी है। तो माँ को ना तो विक्टिम की तरह से ट्रीट अपनी बच्ची को और हौसला बढ़ाना चाहिए कि तू चल, एक स्कूल नहीं और स्कूल भी तो है, ऐसी क्या बात है। और यदि स्कूल नहीं सुनता तो हम लोग हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। बिल्कुल, हमने आपकी बात को कालरा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर RN कालरा के सामने रखी और उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्राइम चैनल ने एक बहुत बड़ा अपने सिर पर बेड़ा लिया है, बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है कि जो यंग गर्ल्स या जो लेडीज का रेप होता है उनका कोई भी सहारा नहीं होता, खर्चा करने के पैसे उनके पास नहीं होते, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उन लोगों को
ये लाइमलाइट में लाएंगे। जो सफर हैं, जो लेडी सफर की, जो यंग लड़की सफर की, उनको आगे कैसे पढ़ाएं, वो आगे अपनी सोसाइटी को कैसे फेस करें, आगे का उनका खर्चा कौन संभालेगा, उनकी आगे शादी होगी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है पेरेंट्स के लिए। तो ये मुहिम जो छेड़ा इन्होंने, जो अपना बेड़ा लिया प्राइम चैनल ने, ये मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय ये कार्य कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर कालरा इनके साथ हूँ। और जो फैमिली सफर करती हैं, जो लड़कियां सफर करती हैं, उनका कालरा हॉस्पिटल फ्री में, मुफ्त में इलाज करने को तैयार है। डॉक्टर कालरा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस नेक काम में इनकी मदद करने का बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ यहाँ पर गौतम जी भी मौजूद हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गौतम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी बात को हमारे सामने रखने का काम करें, क्या आपके साथ हुआ है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक इतनी अच्छी सेंसिटिव स्टेप उन्होंने लिया है और ये पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में ये एक मैसेज पुलिस का बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है, तो उनको साधुवाद। दूसरा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं हम उनको एड्रेस कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम हम एड्रेस कर पा रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ वे आउट फाइंड करें कि जो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, जो पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी। और दिस अप्लाइज टू आज की तारीख में बॉय एंड गर्ल बोथ, तो मैं चाहूंगा कि वो उस तरफ भी ध्यान दें। बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गौतम जी, क्योंकि आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो आपको, क्योंकि ऑपरेशन निर्भीक दिल्ली पुलिस चला रही है, तो आपके दिमाग में कहीं ये कुछ ऐसा आता है कि इस तरीके का कोई कार्य गाजियाबाद में भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया जाना चाहिए? हमारे चैनल के माध्यम से आप गाजियाबाद पुलिस से कोई कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ यूपी बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी गाजियाबाद पुलिस और जो अधिकारी हैं मिलके ऐसा ही एक प्रोग्राम यहाँ भी चलाएं। बहुत ही सराहनीय काम होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये आप आगे आला पुलिस अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएं। हमारे साथ यहाँ पर अंकुर सिंघल जी भी मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ। अंकुर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इन सब बातों से क्या सबक लिया है? डर लगता है सुन के, देख के, किसी के और के साथ हुआ है आज, देख के डेफिनेटली बहुत डर लगता है। बात बहुत करने लगे हैं मैं और मेरी वाइफ अपनी बेटी से, जब से ये हुआ है। रोज़मर्रा कैसा रहा तुम्हारा दिन, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो बहुत रोज़ के एक शेड्यूल में जुड़ गया है। और शायद कभी भी लगता है बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि इतना उसके साथ समय बिताना की ज़रूरत महसूस होती है कि जो कुछ आसपास हो रहा है। लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो कि लगता है कि चेंज होनी चाहिए, आसपास बदलाव होना चाहिए, और शायद हो भी रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है ये करके। मुझे लगता है गाजियाबाद में भी होना चाहिए। अगर पुलिस खुद जाएगी तो पहले वो डर खत्म हो जाएगा जो पुलिस से है, वरना लोग इसलिए ही नहीं जाते क्योंकि डर होता है लोगों के दिमाग में कि पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी। अगर पुलिस खुद जाके छोटे बच्चों को समझाएगी, छोटे बच्चों को समझाएगी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल अंकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बदलाव की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और हमें बात करने की ज़रूरत है अपने बच्चों से। उन्हें इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है कि वो अपनी बात पूरी तरह से ओपनली आकर आपसे कह सकें। हमारे साथ यहाँ पर सुजाता चौधरी जी मौजूद हैं। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल में किस तरीके से ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट देना चाहिए जब किसी के साथ ये हादसा हो जाता है। इसे भुलाना अपने आप में एक आसान चीज़ नहीं है। इस मनोस्थिति से बाहर निकलना अपने आप में एक आसान स्थिति नहीं है। किस तरीके से इसमें स्कूल, किस तरीके से इसमें अध्यापक, किस तरीके से भूमिका अदा करनी चाहिए, क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो स्टिग्मा, ये जो एक बच्चा जब जो इसके थ्रू गुजरता है, वो उसके लिए एक लाइफ लॉन्ग चीज़ हो जाती है, जिससे उसके बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में हमें उसको इमोशनल सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है। हमें उसके साथ सिंपैथी नहीं करना है, उसके साथ एम्पैथाइज करके कि हम उसको, कोई भी ऐसा ना लगे कि मेरे को कहीं कुछ अलग से दिया जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। हमें क्वाइटली उसको ऑब्जर्व करना है, लेकिन ऐसा ना लगे बच्चे को कि मैं सारे 40 बच्चों में खाली मेरे ऊपर या मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जैसे कि और बच्चों की नज़रों में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट बने। और बेसिकली ये है कि उसको ज़्यादा टॉक ओवर नहीं करना है, लेकिन उसको जहाँ भी
उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो पेरेंट कन्वे करे स्कूल को, ताकि स्कूल उसकी तरफ कोई स्टेप उठा सके। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि मैसेज कन्वे करने की जरूरत है। सबरम जी कुछ कहना चाह रही हैं। सबरम जी। मोहसिन भाई, अगर आपको गुड़िया रेप कांड भी याद हो, एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसको स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा था। तो ये भी एक, मैं क्योंकि प्रिंसिपल एक स्कूल की बैठी हुई हैं, तो मैं इनसे जरूर आग्रह करना चाहूंगी कि जब भी स्कूल्स की इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं तो जरूर आप कहें कि जो विक्टिम बच्चा कोई आता है तो उसे बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको एडमिशन भी देना चाहिए। वो भी पूरा सम्मान के साथ समाज में रहने के योग्य है। उसको अभी आपने कहा कि अलग ना समझा जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है तो उसको सम्मान के साथ एडमिशन भी दिया जाए और उन बच्चों के साथ एक हेल्दी, अभी यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि माहौल की जरूरत है, उसको भी उसी तरह से सकारात्मक तरीके से लिया जाए। और मुझे लगता है कि जो आप और हम सब मिलकर ये मुहिम चला रहे हैं, इससे स्कूलों में भी अवेयरनेस आएगी और दी भी शायद साथ में काम करेंगी कि बाकी स्कूलों में भी इस तरीके की दुर्घटनाएं ना घटें। विनू जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, और इनफैक्ट ये सोसाइटी में सभी को जानने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों में चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ऐसे वाक़या को छुपाया जाता है। हमें ज़रूरत है इसको बाहर लाकर जो कल्प्रिट है उनको सज़ा दिलानी चाहिए। दूसरी चीज़, अपने बच्चों को ये सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वो ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो किस तरह से उससे बाहर निकल के आना है, किस तरह से उसको अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास जाकर रिपोर्ट करना है। तीसरी चीज़ कि पुलिस को अपने मित्र की तरह समझें, उनके पास जाने से घबराएं नहीं। हमारे पास स्पेशल लॉज हैं जिसके तहत हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस के पास ऐसी कंप्लेंट्स पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो जैसे निर्भीक में हमने ये जरिया प्रोवाइड किया है, ये बच्चों को अगर हम शुरू से सिखाएंगे कि पुलिस के पास जाके आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार आएगा इस स्थिति में। आखिर में मैं आप सब लोगों का, आप यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है साधना प्राइम न्यूज, B155 सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 012040400015 या 40400020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं zindagi.prime@gmail.com। प्राइम न्यूज ने इस तरीके का बीड़ा उठाया है। प्राइम न्यूज ने के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सामने लाने का काम करें, और सिर्फ समस्याओं को सामने लाने का काम नहीं करना है, हमें उन समस्याओं को उनके समाधान तक पहुंचाना है। क्योंकि इस जिंदगी में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हमें ज़रूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की, ताकि समय रहते उससे बचा जा सके या मौका आने पर उसका डटकर मुकाबला किया जा सके। क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।